अगर हम बात करते हैं किस चीज की, ए ऑप्शन कह रहे हैं लोग, कितने लोग हैं यार ये 35 से भी कम हैं 25% लोग। ए बी सी तीनों में ही कंफ्यूज हैं आप भाई साहब। देखिए, निष्क्रिय शब्दावली यानी पैसिव या रिसेप्टिव ग्रम्यात्मक, जिसको आप एक्टिवली यूज नहीं कर रहे हैं उस समय पे, वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम बहुधा दूसरों के साथ प्रयोग करते हैं। तो ये निष्क्रिय कैसे हो जाएगी, ये तो सक्रिय हो जाएगी। जिसको आप बहुत ज्यादा दूसरों के साथ प्रयोग कर रहे हैं एक्टिवली, मान लीजिए जैसे सुबह से शाम तक 4 बार यार तो बोल ही देते होंगे आप अपने दोस्तों में, या कुछ नॉर्मल शब्द होंगे जिनका प्रयोग आप बार बार करते हैं, तो ये तो सक्रिय वोकैब है। वे शब्द जिन्हें हम लिखते समय प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें तो हम एक्टिव हैं, ये निष्क्रिय फिर से नहीं हो सकता। वे शब्द जिन्हें हम बोलते समय प्रयोग कर रहे हैं, तो अगेन हम यूज करने में जब ला रहे हैं, तो ये तो सक्रिय शब्दावली हो गई, एक्टिव वोकैबुलरी हो गई। इंग्लिश पेडागोजी में भी यही पूछा जाता है। एकमात्र सही उत्तर यहां हमें ए ही नजर आ रहा है, क्योंकि वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं। अब ये ना जो प्रयोग लिखा है ना, यही कंफ्यूज कर रहा है हमें, अदरवाइज तो आंसर यहां साफ था, है ना। इसको समझना, इसके आंसर तक पहुंचने का सिंपल तरीका है कि 3 ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर पाए। अगर हमें कंफ्यूजन हो रही है तो हमें इतना पता है कि निष्क्रिय शब्दावली का मतलब है हम प्रयोग नहीं कर रहे होंगे, हम नहीं बोल रहे होंगे, है ना, या डेली यूज में नहीं ला रहे होंगे। तो वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं, सुन रहे हैं मतलब हम तो प्रयोग नहीं कर रहे, और पढ़ते समय प्रयोग करते हैं यानी रिसीव कर रहे हैं। जब आप सुन रहे हैं तब भी आप रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और जब आप पढ़ रहे हैं तब भी आप भाषा को ग्रहण कर रहे हैं। जब आप ग्रहण कर रहे हैं तो आप अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। बोलने में और लिखने में अभिव्यक्ति होती है। तो हम कहते भी हैं सुनना और पढ़ना क्या है, ग्रम्यात्मक कौशल है, निष्क्रिय कौशल है एक तरह से। और अगर हम बात कर रहे हैं बोलने और लिखने की, अभी मैं बोल रही हूं और लिख रही हूं, तो ये क्या हो गया, ये एक्टिव शब्दावली है या एक्टिव कौशल है, सक्रिय कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो यही खेल है इसमें बस। तो निष्क्रिय शब्दावली कि जब हम बात कर रहे हैं तो बाकी तीनों को देखो, वे शब्द जिन्हें हम बहुधा दूसरों के साथ प्रयोग करते हैं, मतलब हम तो बोल रहे हैं, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप प्रयोग से कंफ्यूज हो रहे हैं तब भी ये तो नहीं होगा ना एटलीस्ट, क्योंकि इसको तो हम प्रयोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा दूसरों के साथ, तो ये सक्रिय हो गया। वे शब्द हम जिन्हें लिखते समय प्रयोग कर रहे हैं तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, सक्रिय हैं। वे शब्द जिन्हें हम बोल रहे हैं तो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। सिर्फ यही बचा जहां हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सुनने और पढ़ने समय प्रयोग करना मतलब हम नहीं प्रयोग कर रहे हैं, सुनने और पढ़ने में आ रहे हैं वो शब्द। इसको कॉन्टेक्स्ट में समझना है, प्रयोग को लेकर कंफ्यूज नहीं होना यहां। तो सुनने और पढ़ने का मतलब है निष्क्रिय हैं आप उस समय, ए ऑप्शन। ये शब्द आपको पता होते हैं बट प्रयोग उतना नहीं करते हैं आप इनको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ऐसे ही कंफ्यूज किया जाएगा। ये 3 जो ऑप्शन है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। ठीक है बात, कोई दर्द परेशानी यहां तक की बात को समझने में हो रही है तो मुझे बताइए, नहीं हो रही है तो बताइए। कोई कह रहा दीदी हंसो ना, हाँ अभिषेक आज मैं थोड़ी सी सीरियस हूँ, ये मुझे भी नहीं पता कि इतनी एनर्जी क्यों लो है, शायद काम का थोड़ा जोर है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, या मैंने आज खाना खा लिया तो एनर्जी थोड़ी कम हो गई है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। यानी जब आप कविता को पढ़ा रहे हैं, काव्य को पढ़ा रहे हैं, रचनाओं को पढ़ा रहे हैं, तो कौन सी बात सही है कि इसको सावधानी से आपको प्रयोग करना है। ये देखो गुंजन अलग अलग तरह के इमोजी भेज रहे हैं, गुंजन पेपर में इमोजी निकल जाएंगे सारे, देख रहे हो कितने खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी के। शिक्षक के सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए। शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। बात हो रही काव्य शिक्षण की, कोई कविता पढ़ा रहे हैं मान लीजिए आप, तो अगर स्वर लय और ताल से नहीं पढ़ाएंगे, भाव नहीं होंगे आपके चेहरे पे, तो ऐसा लगेगा एक रॉबर्ट है, हंसी भी नहीं आएगी। अभी तो वही बात होगी ना, गाना गा रहे हैं आप, किसी कविता का पठन कर रहे हैं और एकदम सीरियस होके और ऐसे बातें कर रहे हैं, तो क्या होगा, काम का नहीं है। तो ये तो सही है, ये भी सही है। पूछा क्या है, सावधानी से करना चाहिए, सही विकल्प चुनने। शिक्षक को विद्यार्थी की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। पूछ सकते हो आप कि भाई इस कविता का भावार्थ क्या है, आपको क्या लगता है इसमें कवि क्या कह रहा है, सही है। लेकिन कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना, इसको हम संदर्भ में समझना कहते हैं। अब आप कविता पढ़ रहे हैं तो कविता बीच में रोक रोक के अगर आप हर एक शब्द बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। संदर्भ में समझा जाता है, एक एक शब्द कठिन नहीं बताया जाएगा। अलग से बेशक आप लिखवा सकते हो, बट ये गड़बड़ हो जाएगी, तो ये सही तरीका नहीं है। तो गलत क्या है, सिर्फ एक बी ऑप्शन हमें गलत मिला है यहाँ, ठीक। और इस गलत को अगर हम हटा देते हैं, 3 ऑप्शन का इन्होंने हमें ऑप्शन, अच्छा 2 का दिया हुआ है, स और ब, स और ब,
तो बा तो गलत है, सा तो चलो फिर भी सही है, और इन दोनों को कैसे हटाएंगे, ये तो सही कह रहे हैं। तो सिर्फ दो से तो काम नहीं चलने वाला, ब और स नहीं चलेगा, केवल अ ब और द, ब नहीं है भाई, अ स द। क्या कहते हैं, 61% लोग ए ऑप्शन को सही मान रहे हैं, और जो कि सही है भी, होना भी चाहिए। क्या है ये, सही है, अ स और द सही है, क्योंकि सिर्फ बी में गड़बड़ है, बाकी तो कविता या जब आप पोयम या पोइट्री पढ़ा रहे हैं तो इनकी जरूरत पड़ेगी कि आप पूरे भावों का प्रयोग करें, एक एक शब्द बताने की जरूरत नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, आसान क्वेश्चन है ये, बस दिखने में बड़ा लग रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट है प्यारे प्यारे से। बताइए एक बार, इतने में आपके कॉमेंट पढ़ लेती हूँ। 2 सेशन स्टार्ट करा दीजिए, ऑल सब्जेक्ट्स की पेडागोजी करा दीजिए। करा दूंगी रानी, मैं थोड़ी क्लास बड़ी कर दूंगी, 2 को तो अभी के लिए इग्नोर ही करेंगे, क्लास बड़ी कर देंगे 2 की जगह पे। देखती हूँ मैं एक बार प्लान एक करके, पहले ये नोट्स से मुझे फ्री हो जाने दो, क्योंकि बाकी क्लासेस भी होती हैं इसके अलावा भी, यूट्यूब के अलावा भी, तो एक बार नोट्स वाला काम फ्री हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा फुर्सत मिल जाएगी। मेरा मैसेज आप देख ही नहीं रहे, कौन है ये, विलेज गर्ल, पढ़ लो पढ़। जिस टाइम पे हम शुरू करेंगे ना, तो इस तरह से शुरू करेंगे कि एक क्लास में 1.5 घंटे क्लास कम से कम हो जाए, और उसमें टॉपिक्स वगैरह प्लस क्वेश्चन साथ में हम डिस्कस कर लें, डोंट वरी। बी ऑप्शन है, 68% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उचित विकल्प चुनिए। कथन ए क्या है, कविता निसंदेह रूप से सशक्त भावनाओं का सहज अतिरेक प्रभाव है। यानी कविता क्या है, सशक्त भावनाओं का, जो भी हमारे अंदर भाव उठ रहे हैं उनको हम निकाल करके कविता में लाते हैं। दिल टूट गया, अब आप शायर बन गए, ठीक है ना। ये क्या है, सशक्त भाव, जो ज्यादा जोर मार रही हैं जो चीजें, वही तो बाहर निकलेंगी ना, ठीक है ना। सही बात है, बहुत बढ़िया वर्मा जी। फिर आता है कथन बी, काव्य से ना तो भाषा ज्ञान का विकास होता है और ना ही भाषा की संरचना का अभ्यास होता है। मतलब फिर काव्य बेकार में पढ़ रहे हैं हम, कि ना तो इससे भाषा का विकास हो रहा है और ना संरचना, ना तो हम भाषा की संरचना सीख रहे हैं, ना स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। तो ये तो गलत बात हो गई, फिर काव्य तो बर्बाद हो गया, इस हिसाब से तो बेकार हो गई, पोइट्री तो पढ़नी नहीं चाहिए फिर तो, है ना। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है आपका। कितने लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी क्या है, केवल ए सत्य है और बी असत्य है, बिल्कुल सही है। थैंक गॉड आप इस पे नहीं गए कि दोनों सत्य हैं, ये आपका रटा रटाया ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का आवश्यक अवयव नहीं है। काव्य समझ रहे हैं ना, कविता या गद्य, गद्य नहीं पद्य, पोइट्री मान लीजिए। सौंदर्य, भाव, प्रवणता एवं कल्पना बढ़ती है भाई। आप एक कविता पढ़िए, आप कोई इवन कोई भी पोइट्री इंग्लिश की सुन लीजिए, या फिर आप एक शायरी भी सुन लीजिए, अगर उर्दू की बात करें, तो एक तो सौंदर्य, भाव, प्रवणता आती है कि आप प्रेज कर पाते हैं, ठीक है। और कल्पना, इमेजिनेशन तो आएगी ही, ठीक बात है। आप गाना सुन लीजिए, गाना भी इसका अच्छा उदाहरण है। आपके दिमाग में एक तो आप कल्पना कर रहे हैं कितनी सुंदर कोई भी बात हो रही है, तो उसकी लयात्मक भाषा, कोई पहाड़ों पे गाना है तो पहाड़ दिमाग में आ रहे हैं, लयात्मक भाषा या छंद, हाँ लयात्मक भाषा होती है। अलंकारों का प्रयोग भर भर के किया जाता है, ठीक। व्याकरण सम्मत भाषा रचना, ये कई बार मान लीजिए कोई गाना ही है, ठीक है ना, पता नहीं अभी वो केसरिया फेमस हुआ था ना, अब उसमें कोई तो लाइन है जो बड़ा उसकी पूरी वाइब भी अजीब सी कर देती है, और ग्रामेटिकली भी आपको अजीब लगेगा। ग्रामेटिकली तो खैर ये सही है ही नहीं, आधे शब्द हिंदी के, आधे इंग्लिश के, ये वो। तो हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण सम्मत नहीं होती। जरूरी नहीं हमेशा हर कविता जो है वो व्याकरणिक रूप से सही हो, ग्रामेटिकली सही हो, बट हाँ उसमें सौंदर्य बोध होगा, लयात्मकता होगी। कई बार तो हम राइम करने के लिए व्याकरण को बैंड बजा देते हैं व्याकरण की, और अलंकारों का प्रयोग होगा, क्योंकि उससे उसी सुंदरता बढ़ती है, उस बात में वजन या अच्छी लगती है अलंकारों के प्रयोग से। तो व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग हो ये जरूरी नहीं है, तो डी ऑप्शन ही है जो अवयव नहीं हमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी ट्रू नहीं है, गलत है, बताइएगा। आजकल ये असत्य है पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिएगा जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है, ध्वनि विज्ञान किसी भाषा के ध्वनि प्रतिमान से संबंधित है। यानी ध्वनि
साउंड की बात हो रही है, ध्वनि प्रतिमान से ही संबंधित होगा, कोई बुरी बात नहीं है। अशुद्ध स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है, कह सकते हैं उनको मिश्रित वो जो बनते हैं। 5 स्वर हैं जिनमें 20 ध्वनियां निकलती हैं। ये हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं भाई, 5 वाउल्स हैं जिनसे 20 ध्वनियां निकल रही हैं। अंग्रेजी भाषा में 5 नासिक्य ध्वनियां हैं। ये कहना गलत होगा, ठीक है, ये कहना गलत होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब पता नहीं अंग्रेजी भाषा हिंदी में पूछने का क्या इनको शौक चढ़ा है इस बार। अंग्रेजी भाषा शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करते समय अध्यापक अपेक्षा नहीं करते हैं। यानी आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करने जा रहे हैं और आप किन को ऑब्जेक्टिव्स में काउंट नहीं करेंगे, इंग्लिश पढ़ाने की कौन से उद्देश्य नहीं होंगे। पहला ऑप्शन है विद्यालय, कक्षा, घर और समाज में अपने विचार अंग्रेजी में व्यक्त करें बच्चा। अंग्रेजी में साधारण कथन बनाए, बेसिक एक सिंपल सेंटेंस कर पाए क्रिएट। सी ऑप्शन है पढ़े जा सकने वाले सही विराम चिन्हों और वर्तनी के साथ स्पष्ट अक्षरों में अंग्रेजी भाषा लिखे। यानी जिन शब्दों को पढ़ा जा सके विराम चिन्हों का प्रयोग करे, वर्तनी के साथ स्पष्ट अक्षरों में ठीक ठाक स्पेलिंग हो, अंग्रेजी भाषा में बेसिकली लिखना सीख पाए सिंबल्स का प्रयोग करके, सही है। डी ऑप्शन है किसी बात, निवेदन, शुभकामनाओं का उत्तर देने में अंग्रेजी का प्रयोग कर सके। यानी कि कोई बात अगर कहनी है, कोई निवेदन अगर करना है, शुभकामनाएं, मान लीजिए आप नई नई इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप कहें अच्छा गुड आफ्टरनून मम्मी जी, है ना। बेसिक जब इंसान देखते हैं आप नई नई अंग्रेजी सीखता है, वो हर जगह पे अंग्रेजी का प्रयोग करने की कोशिश करता है ना। वो भाई को भी हे डूड कह के बोलता है। तो ये क्या है, ये सही बात है, ऐसा होता है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परिहार निधि सिंह कह रहे हैं आपकी प्लेलिस्ट देखने से सीटेट क्लियर हो जाएगा। 5 मैराथन देख लीजिए, जो प्रैक्टिस हो रही है वो देख लीजिए, और अभी जो आने वाला है वो तो एक्स्ट्रा में ही है। ठीक है जी, बात सही है। हाँ सवर शेख, रिलैक्स करेंगे आपके सीटेट के बाद, उससे पहले कोई रिलैक्स नहीं। विद्यालय, कक्षा, घर और समाज में अपने विचार अंग्रेजी में व्यक्त करें। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चे से। जब आप उसको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप डे 1 पे उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो हर जगह पे इंग्लिश बोले, तो आपने मातृभाषा का अधिकार छीन लिया। ये तो आजकल हर जगह पे आपको पता है कि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप डे 1 से उससे कहीं नहीं, आपसे बात अंग्रेजी में होगी सिर्फ। साधारण पहले कथन बनाएगा, नॉर्मल वर्तनी वगैरह सीखेगा। बच्चे की बात है, आपकी बात नहीं है कि आपको अंग्रेजी सीखनी है तो हर जगह प्रयोग करना शुरू कर दो। बच्चे के लिए तो समय है ना उसके पास। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन इन्होंने हिंदी में दिए हैं, बड़े अचंभे की बात है। भारत में अंग्रेजी भाषा की स्थिति विषयक नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन चुनिए। गलत कथन पूछा है, सही नहीं। 1963 में, सन 1963 में संसद के अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल की अवधि के लिए भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सह राजभाषा, इसको हम कहते हैं AOL, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सह राजभाषा घोषित किया गया 1963 में। बात तो सही है, अनुच्छेद 3432 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो। ठीक, प्रारंभ में भारतीय, और ये ऑफिशियल एक्ट आया था, ये जो 1963 वाला एक्ट है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कहते हैं। यानी राजभाषा भाषा अधिनियम या राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था, जिसमें हिंदी को हम क्या कह रहे हैं, ये राजभाषा है और इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, सह राजभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा। ऑन पेपर से हम बात करें संविधान में। ठीक, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, प्रारंभ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में अंग्रेजी को भारत की कामकाज की भाषा के रूप में उल्लिखित किया गया था शुरुआत के तौर पे, ये सह राजभाषा घोषित होने से पहले। सही है बात। भारतीय संविधान में अंग्रेजी को 15 वर्ष की कालावधि तक कामकाज की भाषा के रूप में सभी कार्यालयीय प्रयोगों के लिए स्वीकृति मिली थी, जो कि चली आ रही है, अनिश्चित काल के लिए बाद में घोषित हो गई थी। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के अनुसार अंग्रेजी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आप देखेंगे तो ये नहीं मिलेगी आपको, फिर 8वीं जो 8th शेड्यूल है नहीं है, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित कथन पढ़िए, क और ख पढ़िए और बताइए कौन सही है। अच्छा, ग भी है और घ भी है, 4 कथन है भाई। अंग्रेजी कौशल संबंधित विषय है, अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने के लिए सरलतम तरीका है अंग्रेजी पढ़ना। ये कैसी बात, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? मैं भी कह सकते होंगे, ठीक है ना। पेपर 2 के लिए भी आपके 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है ना, 3 सब्जेक्ट तो बिल्कुल कॉमन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अच्छा, तो हम कथन पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजी कौशल संबंधित विषय है, अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने के लिए सरलतम तरीका है कि अंग्रेजी पढ़ी जाए। पता नहीं भाई,
हम तो सुनने की बात करते हैं वैसे, बट ठीक है। इस विधि में व्याकरण अधिक नहीं बल्कि बहुत सीमित मात्रा में सीखनी चाहिए, यानी व्याकरण पे जोर नहीं दिया जा रहा, बस पढ़ के समझने पे जोर दे रहे हैं। शिक्षक को मौन पठन कौशल का विकास करना चाहिए, यानी बच्चा साइलेंट रीडिंग कर सके ताकि कॉम्प्रिहेंड कर पाए, समझ पाए। फिर आता है याद करना और अनुसरण करना भाषा सीखने में साधारण क्रियाएं हैं। उपरोक्त विशेषताएं संबंधित हैं डॉक्टर वेस्ट की नवीन विधि से, व्याकरण एवं अनुवाद विधि से, द्विभाषी विधि से या प्रत्यक्ष विधि से। ध्यान से जवाब दीजिएगा। खेल गए हैं ये आपके साथ, मतलब ये इतना आसान क्वेश्चन हुआ करता था जिसको इन्होंने घुमा करके पता नहीं लड्डू बना दिया। पहले ऑप्शन पढ़ के तो मुझे ही लग रहा था पोल में एक ऑप्शन ये भी हो, मुझे नहीं पता कितना अच्छा रहे। हाँ, आज तो जैसा आप लोग जवाब दे रहे हैं कह सकते हैं कि पोल में अगली बार से एक ऑप्शन रखेंगे कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं खेल रही, अपने आप देख लो, अपने आप बता दो सही उत्तर, है ना। अगली बार से फिर मैं प्रैक्टिस कर लूंगी, मेरे सर में दर्द मत करो, या खेल रहा भी हो सकता है यहाँ पे। चलिए आप इसका जवाब दीजिए, क्वेश्चन समझेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, अभी 8 क्वेश्चन और हैं। हम सिर्फ आपकी क्लासेस लेते हैं रोज 9 बजे, बाकी कुछ नहीं पढ़े। हम क्लियर हो जाएगा, हो तो जाएगा ना। प्रीवियस ईयर कर लीजिए सरकार, इतना तो कष्ट कर लीजिए। हैं कुछ लोग तो ऐसे भी खतरनाक आते हैं आजकल, वो कहते हैं क्लास तो देख नहीं जाती, कोई और तरीका बताओ। अब फिर हम उनको नोट्स भी दे देंगे ना, तब भी वो नोट्स भी नहीं पढ़ेंगे, फिर वो कहेंगे ये भी नहीं पढ़े जाते। फिर हम कहेंगे जी 2 बूंद जिंदगी की डाल दे मुंह में, शायद हो सकता है उससे फिर ठीक हो जाए अपने आप, सीटेट की दवा मिल जाए पोलियो की तरह, है ना। तो एफर्ट तो करना पड़ेगा। देख रहे हो तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, इन्हीं क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती है, उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो बार बार। तो खतरनाक खतरनाक लोग हैं, देखिएगा। बस आप साथ में आ जाओ और थोड़ा सा तो बस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहो। अगर समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रही है चीजें, याद रख पा रहे हो, तो पता लग जाएगा ना प्रैक्टिस करोगे तो। मैं दे दूंगी कुछ क्वेश्चन, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें, निम्नलिखित कथन पढ़िए, अंग्रेजी कौशल संबंधित विषय है और उनके पास इतनी समय की कमी है कि अगर टीचर ने 1 घंटे में 5 से 7 मिनट, वो भी मैक्सिमम है, एक्स्ट्रा बातें कर ली होंगी जो कि जरूरी है आपके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, उसमें उनको लगता है दुनिया का सारा टाइम वेस्ट हो गया। 3 घंटे की मूवी देख लेंगे, अब तक कहां थे, 1 साल से पेपर अनाउंस होने वाला था, किसी को नहीं पता, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अलका कह रहे हैं कि तो हम लोग क्या यहाँ जागरण कर रहे हैं जब क्लास नहीं देख सकते हैं। सही बात है। देखिए एक बार, अगर हम बात करें तो अंग्रेजी कौशल संबंधित विषय है, अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखने के लिए सरलतम तरीका है अंग्रेजी पढ़ना, यानी रीडिंग से लैंग्वेज सिखा रहे हैं हम। तो ये कोई रीडिंग मेथड होगा? अगर आपने डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड पढ़ा है तो आप थोड़ा सा पढ़ के समझ जाएंगे। इस विधि में व्याकरण अधिक नहीं बल्कि बहुत सीमित मात्रा में सीखनी चाहिए, व्याकरण पे फोकस नहीं रहता, कॉम्प्रिहेंड करके सीखने की बात होती है। फिर आता है सी ऑप्शन, शिक्षक को मौन पठन कौशल का विकास करना चाहिए, यानी बच्चा पढ़ के समझ पाए भाषा को, यानी रीडिंग के थ्रू आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, ये बात हो रही है। डी ऑप्शन है, याद करना और अनुसरण करना भाषा सीखने में साधारण क्रियाएं हैं, यानी जब आप याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं या फिर अनुसरण कर रहे हैं, उस चीज का पालन कर रहे हैं, तो ये साधारण क्रियाएं हैं। ठीक है, किसकी बात है ये? डॉक्टर वेस्ट की नवीन विधि है, डॉक्टर वेस्ट का न्यू रीडिंग मेथड है, क्योंकि रीडिंग से सिखाई जा रही है पूरी लैंग्वेज। चारों ऑप्शंस में रीडिंग की बात हो रही है। द्विभाषा में ट्रांसलेट करने की बात जरूर करेगा, याद रखिएगा। द्विभाषा में यानी 2 भाषाओं का प्रयोग हो रहा होगा, 2 भाषा की कहीं बात भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है चारों ऑप्शन में, तो इसको कैसे आंसर कर देंगे भाई? प्रत्यक्ष विधि होती है सिर्फ एक भाषा का प्रयोग, बोलने में स्पेशली। तो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में यह होता है कि आप क्या करेंगे, और प्रत्यक्ष विधि सिर्फ अंग्रेजी की नहीं होती, लेकिन ये मेथड अंग्रेजी का है डॉक्टर वेस्ट वाला। व्याकरण एवं अनुवाद विधि, इसमें आप रूल सीखते हैं, नियम सीखते हैं, नियम की भी बात नहीं हुई है, तो ये तीनों तो अपने आप ही हट गए। और 2 ऑप्शन भी अगर आपको समझ में आए होंगे, जैसे ये पहले वाला, और अगर हम बात कर रहे हैं जैसे मौन पठन की बात या ये वाली बात, तो ये तो आसान है। डॉक्टर वेस्ट का मेथड अगर हमने पढ़ा है तो हम थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रत्यक्ष विधि में तो आप पे बैन होता है, आप कोई और लैंग्वेज यूज ही नहीं कर सकते, और बोल के सीखी जाती है प्रत्यक्ष विधि में, पढ़ के नहीं सीखी जाती ज्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, अध्यापक शामपट पर लिखता है या लिखती है? क्या लिखता है या लिखती है, बताइए जरा। वह पत्र लिखता है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, राम सो रहा है। अब अध्यापक कर्ता एवं क्रिया के संबंध के आधार पर क्रिया के नियम की व्याख्या करता है या करती है। अध्यापक के द्वारा व्याकरण पढ़ने की किस विधि का प्रयोग यहां किया जा रहा है? मतलब आपके लिए काम का क्या है ये, कि ये लिखा गया है शामपट पे, ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, जो भी है, स्मार्ट बोर्ड पर आजकल तो। ठीक, तो देखिए जरा, इसको पढ़ के समझिएगा। मॉक टेस्ट तो मिल रहा होगा ऐप पे आपको, चलो मैं देखती हूँ, इवन जो लोग बैच में उनको तो टेस्ट सीरीज मिली होगी 30 सेट की। देखिएगा,
अगर हम बात करते हैं किसकी, कि वह पत्र लिखता है, एक सेंटेंस ये लिखा है शामपट पे, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, राम सो रहा है। क्रिया कहां हो रही है, पत्र लिखता है, फुटबॉल खेलता है, सो रहा है, ठीक। और यहाँ पे कर्ता एवं क्रिया के संबंध में कौन सो रहा है, राम सो रहा है। कौन खेल रहा है फुटबॉल, लड़के खेल रहे हैं। कौन लिख रहा है पत्र, वह लिख रहे हैं, ठीक। तो कर्ता क्रिया के संबंध के आधार पर क्रिया के नियम की व्याख्या की जा रही है कि क्रिया कैसे वर्क करती है, यानी वर्ब कैसे काम करती है लैंग्वेज में। तो अध्यापक के द्वारा व्याकरण पढ़ने की किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, यानी पहले एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, अब नियम सिखाने का प्रयोग कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर क्या होता है, आगमन विधि, जिसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। अगर पहले नियम बता दिया होता, पहले क्रिया की जो परिभाषा है वो सब बता दिया होता, तो निगमन हो जाता। इसमें पहले रूल बताते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, और तो कोई यहां बनता ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। मैंने इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन मिक्स किए हुए हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। कथन अ है, कथन ब है। जिन विद्यार्थियों में विशेष सुधार की आवश्यकता हो उनके लेखन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। चलो, हो सकता है। जिन विद्यार्थियों में सुधार की आवश्यकता है उन्हें सक्षम विद्यार्थियों का लिखित कार्य दिखाकर लिखित कार्य अच्छी तरह से पूरा करने के लिए निर्देशित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसको कहते हैं कंपैरिजन, कि जो बच्चे अच्छा लिखते हैं उनका काम दिखाओ, अरे सीखो इनसे कुछ। कंपैरिजन नहीं करते आप, बच्चों को प्रताड़ित नहीं करते। आप भी तो लिख करके दिखा सकते हैं, है ना? ठीक है ना पंकज? क्लियर है या नहीं है? आपके साथ 2 साल से जुड़ी हूं, आपने आज तक मेरा नाम नहीं लिया। प्रिया, यश, प्रयास, प्रस्याश, इतना खतरनाक नाम है, आज तक अच्छा हुआ नहीं लिया था, है ना? या आपने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, PRISA, प्रसा, YESH, प्रसा यश। ये 2 नाम तो मिक्स एंड मैच करके नहीं। मैडम जी, आपने अपने प्रेम के चक्कर में हमारा बैंड तो नहीं बजा दिया है? जो भी आपका नाम है, लेकिन मैं याद रखूंगी ये। देखिएगा, एक बार जवाब दीजिएगा। इतने खतरनाक लोग हैं भाई, हैं? मेरे 30 सेकंड लगवा दिया आपने। मेरी रीडिंग बचपन से अच्छी रही है और आपने जो बेइज्जती कराई है आज। देखिएगा एक बार, टीचर मेरे को ही खड़ा करती थी हमेशा। ये गलत बात थी लेकिन उनकी। आज मुझे समझ आता है कि जो अच्छा पढ़ता है उससे पढ़वा लो फटाफट से, स्पीड में भी पढ़ेगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिलेबस तो खत्म करना ही है। ये मुझे अब समझ में आता है, पहले नहीं आता था, है ना? जबकि बाकी बच्चों को भी मौका देना चाहिए था, तब तो अच्छा लगता था कि हाँ ठीक है यार, संस्कृत भी मेरे से पढ़वा रही है। देखिए एक बार, अगर हम बात करें किसकी, देखिएगा, तीन 3000 स्टूडेंट्स हो गए। कोई बात नहीं यार, रात का समय है, वैसे चक्कर आ गए होंगे आज के क्वेश्चन देख के। जिन विद्यार्थियों में विशेष सुधार की आवश्यकता होती है उन्हें लेखन कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलो ठीक है, सारे ही कौशल पे ध्यान दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों में सुधार की आवश्यकता, ये गलत है। पहले वाला सही है, सत्य है, परंतु बी असत्य है। तो ए ऑप्शन सही है, बी गलत है। 80% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई दिल पे मत ले जाना प्रिया, हम बस वो लगा रहे हैं यहाँ पे अनुमान कैसा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा हंसी ठहाकों के बिना एक नीरस स्थान है, हल्के फुल्के ठहाके अध्यापन में बहुत मददगार हैं। बताइए, यही हम करते हैं क्लास में, देखिएगा, बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हैं कुछ 5 सवाल, फिर आप और शौर्य सो जाइएगा, मुझे कल के लिए भी काम करना है। शादी कब करेगा मैम, आप लेट हो रहा है। रोशन, कौन सी डेट निकली जा रही है? एक्सपायरी डेट होती है क्या इंसान की? खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश है। लेट तो हो रहा है, फिर बाकी क्या करें, लेट हो रहा है। देखो तो सही, ट्रेन नहीं है ना। शादी कब करिएगा? शादी, हमारी शादी में बहुत इंटरेस्ट है, भंडारा करवाएंगे। अपनी अपनी करो यार, नौकरी लगाओ, खुश रहो। कर लिया हमें जो करना था जीवन में, अब क्या कर लेंगे जब करनी होगी, बहुत काम है अभी करने को। देखिए, शादी मत करिए मैम, शिवानी कह रही है। मतलब मेरी शादी के अलावा कोई और टॉपिक है इस कमेंट सेक्शन में? मैं अभी देखा, देखिए एक बार। हाँ, हम इसी की बात कर रहे थे अभी। क्वेश्चन समझते हैं। कक्षा हंसी ठहाकों के बिना एक नीरस स्थान है, यानी क्लासरूम जहां हंसी ठहाके होते ही नहीं है, कोई हंसी मजाक होता ही नहीं है, सब रोबोट्स की तरह बैठे हैं। टीचर आया, रोबोट की तरह पढ़ा के चला गया, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, खत्म। तो उस हिसाब से तो मेरे से ज्यादा स्पीड में शायद ही बहुत ही कम लोग होंगे जिनकी स्पीड इतनी होती होगी बोलने की, या आप इसको आप अच्छा कह लीजिए या बुरा कह लीजिए, या पढ़ने की भी अगर हम बात करें तो खत्म। फिर तो आज का सेशन कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे। 20 मिनट में, 15 मिनट में भी खत्म कर सकते थे हम, कोई पॉइंट नहीं रहा। लेकिन पहले तो एक्सप्लेनेशन चाहिए, दूसरा बीच बीच में हंसी ठहाके भी चाहिए। हल्के फुल्के ठहाके अध्यापन में बहुत मददगार हैं। उससे क्या होगा, वो प्रेशर रिलीज होगा, बच्चे का इंटरेस्ट जागेगा।
क्योंकि आपने अगर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, सीख तो वो जाएगा और आप सिखा भी देंगे। तो हंसी ठहाके क्या है, जरूरी है क्लासरूम में। ये उदाहरण हमारी क्लास का है, ठीक। उपयुक्त कथन निम्नांकित में से क्या इंगित करता है? यानी बच्चे तो एक्टिव है ना, सक्रिय हैं, बच्चों का सक्रिय होना जरूरी है, अदरवाइज आप उनको रटवा दो। कुछ बच्चे तो सीख जाएंगे, कुछ तो इतने खतरनाक होंगे, मैं आऊं और एकदम पूरे टाइम सिर्फ पढ़ा करके एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट में भी, उदाहरण में भी ना हंसूं, तो वो फिर भी पढ़ लेंगे, हाँ बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ज्यादातर लोग नीरस महसूस करेंगे, सक्रिय नहीं रह पाएंगे। और ज्यादातर लोग या मेजोरिटी कैसे सीखती है, क्लास वो अच्छी है जहां सबका इंटरेस्ट बन पाए। सिर्फ 20 लोगों के लिए तो नहीं है जो टॉपर हैं, सिर्फ उनके लिए तो क्लास नहीं होती, ठीक है ना। 20 तो खैर, मतलब 20 में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 30,000 लोग हैं। शादी के बिना भी सीटेड निकल जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, सही समझे आप, बताइएगा। खैर देखिएगा, अगर हम बात करें तो हम यहां ये कह सकते हैं कि रचनाशील अध्यापक की विशेषता है। ये याद रखिएगा, जहां भी रचनाशील की बात होगी, सक्रिय होने की बात होगी, रचनावादी उपागम की बात होगी, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होगी, वहां क्लास में थोड़ा बहुत शोर शराबा, थोड़ा बहुत हंसी मजाक, थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन चलेगा, होगा। क्योंकि जहां बच्चा एक्टिव है तो थोड़ी बहुत क्रियाएं तो होंगी ना। पढ़ने की विधि है, वातावरण, बच्चे के स्वभाव का ज्ञान, ये सब नहीं। रचनाशील अध्यापक की विशेषता है कि जो ये माने कि हंसी ठहाकों के बिना नीरस है कक्षा जो है, थोड़े बहुत हंसी ठहाके नॉर्मल है। अब ऐसा नहीं है हंसी ठहाकों में क्लास नहीं होनी चाहिए। तो पता चल रहा है क्वेश्चन हुए हैं 2 या सीखे नहीं कुछ भी और 1 घंटा निकल गया, टीचर बने पड़े हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, वो भी नहीं होना चाहिए। शिक्षण में स्वर संबंधी विधि के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, बताइएगा एक बार। स्वर संबंधी विधि, जहां पे हम फोकस किस पे कर रहे हैं, लाउड रीडिंग पे या स्वर का प्रयोग करने पे। लेंगे यार मैराथन क्लास, डोंट वरी। बताइए फटाफट से जवाब दीजिए, उम्र हो गई है अब। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन कह रहे हैं 59% लोग, चलिए देखते हैं। ये विषय की बेहतर समझ में सहायक है, ये उच्चारण एवं वर्तनी सीखने में सहायक है, ये अधिकांशतः अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रचलित है, ये पठन कौशल अर्जित करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करती है। बताइए, स्वर संबंधी कक्षा के बारे में गलत बात पूछिए, सही बात नहीं पूछिए। जवाब देंगे, सी कह रहे हैं 81% लोग। बेहतर, ये विषय की बेहतर समझ में सहायक है। उच्चारण और वर्तनी तो 100% सही होगा जब आप लाउड रीडिंग या सस्वर पठन कर रहे हैं या वाचन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जहां स्वर पे फोकस है। ये अधिकांशतः अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रचलित है, ये पठन कौशल अर्जित करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करती है। ये बात एकदम सही है, गलत नहीं है। गलत एक बात है कि बेहतर समझ में सहायक है। कई बार क्या होता है, आप प्रोनाउंसिएशन उतने अच्छे पे फोकस कर रहे हैं कि समझ हो भी रही है या नहीं पता नहीं है, इसीलिए हम लाउड रीडिंग को कहते हैं कि ये समझ बहुत अच्छी हो रही है, ये नहीं पता हमें, ठीक है। और ये सही है बात, ये ही गलत है एकमात्र यहाँ। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में विभाजित करती है, यानी 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाती है और उनकी पाठ्य पुस्तक से पढ़े गए एक पाठ पर आधारित मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करती है। यह किस प्रकार की भाषा अधिगम गतिविधि है। यानी बच्चे वाद विवाद कर रहे हैं, किन्हीं मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे हैं, 4-4 के ग्रुप में बटे हुए हैं, यानी बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, यानी रचनावाद है। ये बात तो हमें सही है, बट पूछा क्या है, परिणाम क्या हो गया मेरे को, परिणामात्मक गतिविधि यानी आउटपुट, संपर्कात्मक गतिविधि इंटरैक्टिव, निवेश गतिविधि इनपुट रिस्पॉन्स, परिणामात्मक प्रतिक्रिया गतिविधि। बताइएगा फटाफट से बताइएगा, इससे पहले कि हम भिलाई छत्तीसगढ़ से आपको बहुत सारा प्यार। मैम आप रियल में सीडीपी क्वीन है मैम, आप इंग्लिश में और बहुत सारा पैसेज करा दीजिए ना प्लीज। तरुण अभी तो उतना समय नहीं है, और इंग्लिश में पैसेज ऑनलाइन यहाँ से कराने पे ना मजा नहीं आ पाता है ना, वो आप खुद से ही पढ़ के करें, प्रीवियस ईयर का प्रयोग करके पढ़ें, तो वो एक ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि पैसेज प्रैक्टिस करा के भी मैं करा भी दूंगी, चलो फिर भी कोशिश करेंगे 1-2 पैसेज कर लें। आज जैसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, पोल हटा ही दें। सही कह रहे हो संजीर, चलो कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन और हैं, अब तो पोल लगवा ही लो। है ऑप्शन डाल दो, शौर्य कह रहा ऑप्शन डाल दो, नहीं आता। देखिएगा इसका जो सही उत्तर है, सब मिक्स्ड दे रहे हैं अपने अपने उत्तर। एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में विभाजित करती है और उनकी पाठ्य पुस्तक से पढ़े गए एक पाठ पर आधारित मुद्दे पर वाद विवाद को कहती है, ठीक है। किस प्रकार की भाषा अधिगम की गतिविधि है।
परिणामात्मक गतिविधि है, नहीं, आउटपुट बेस्ड थोड़ी है ये, संपर्कात्मक गतिविधि है यानी इंटरैक्टिव है, या फिर निवेश गतिविधि है यानी इनपुट है, यहाँ पे इनपुट रिच क्लासरूम है कह सकते हैं। तो इससे बेहतर है, सिर्फ संपर्क की बात नहीं हो रही है, संपर्क के लिए और भी आसान तरीके होते हैं कि बस बच्चे कम्युनिकेट कर लें, मुद्दों पे बात हो रही है। तो निवेश गतिविधि है, इनपुट रिच क्लासरूम है, जहां पे थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है, पाठ्यपुस्तक से पढ़े गए एक पाठ पर आधारित मुद्दे दिए जा रहे हैं, प्रॉपर इनपुट्स दिए जा रहे हैं टीचर के द्वारा, और अब चर्चा हो रही है। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, बट आंसर जो है सी ही सही है। परिणामात्मक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परिणाम का मतलब सिर्फ परिणाम पे फोकस है, नंबर पे फोकस है। जी क्या कह रहे हैं शौर्य सिंह? क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कौन सा सत्य नहीं है? ये टफेस्ट सेट है, और ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ये पेपर 2 के चल रहे हैं, तो लेकिन सिलेबस सेम है, मुश्किल क्वेश्चन आना होगा तो पेपर 1 में भी आ जाएगा। देवेश शर्मा देखिएगा, क्या है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम भाषा का दूसरी भाषा सीखने पर सकारात्मक प्रभाव होता है। हाँ, हम पॉजिटिव मानेंगे कि एक भाषा आपको आती है तो दूसरी भाषा एसेट के रूप में काम करेगी, यानी एक रिसोर्स के रूप में काम करेगी। समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। फाइनली है संजना गुप्ता मैम, फाइनली आई लव यू अलॉट, आपने फाइनली मेरा नाम लिया है, आई एम सो हैप्पी। वेल आप सही समझे, यू आर ग्रेट। देख रहे हो विनोद, साइकिक एबिलिटीज, ठीक है कोई बात नहीं, अब अवार्ड दे देना मेरे को, मिलोगे कभी कहीं तो। नाम आपका संजना है, संजना ऐसे बताते नहीं है, फिर पड़ोसी देखेंगे हैं, पकड़ लेंगे, फिर क्या फायदा है, बेकार में हवाबाजी में पिट भी जाते हैं बच्चे। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं मधु गुप्ता, निम्नलिखित कथनों में से ये वही हैं अभी जिन्होंने 2 नाम जोड़ के कुछ बनाया हुआ था, उन्होंने मान लिया है, कबूल कर लिया है। अब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने किसी को बदनाम नहीं किया, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। देखिए प्रथम, प्रिया, यश, वॉट एवर इट इज, देखिएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य, बट मैं आपका नाम नहीं भूल पाऊंगी जीवन में कभी। देखिएगा अगर हम बात करें कौन सा कथन सत्य नहीं है, प्रथम भाषा का दूसरी भाषा सीखने पर सकारात्मक प्रभाव होता है, सही बात है। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के सीखने में बाधा डालती है, बाधा डाल सकती है बट डालती ही है, ये गलत है, ठीक है ना। पठन कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, यानी आप जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफरेबल हैं, आप दूसरी लैंग्वेज को भी हेल्प करती हैं अगर आपको पहले से कोई भी स्किल आती है। समय यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, समय और अवसर दिए जाने पर बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं, सही है, लेकिन यही गलत है कि इससे बाधा बनती ही है, ये गड़बड़ है, बाधा बनती ही है, ये गड़बड़ है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को, 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, आज वैसे ही इतना सेशन कठिन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आंसू निकल रहे हैं आप लोगों के आंसर सही देने में, और प्रिया और यश पे हंसने में बहुत मजे आ रहे हैं आपको, हैं? देखिएगा, बताइएगा एक बार। अरे हमने देखे हैं ऐसे बच्चे, हमें पता है, हम दुनिया में रहे हैं। ये मत कहते ना किए कभी नहीं है ऐसे काम, मतलब देखिए अगर हम बात करें मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता होती है, बताइए फटाफट से बताइए, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? कल्पना कह रही मेरे सुपर चैट का रिप्लाई नहीं दिया यार, कई बार मिस हो जाती है, वैसे कोशिश करती हूँ मैं ज्यादातर सुपर चैट पढ़ लूँ क्योंकि वो दिख जाते हैं अलग से, बट कई बार ज्यादा एक साथ आ जाती हैं तो दिक्कत हो जाती है। देखिएगा बी ऑप्शन, 82% लोग, और हमें छोटे शहर का एक्सपीरियंस है, हमारे स्कूल के बच्चे डरते थे बाहर निकलने में, छोटे शहर में निकलिए आप, हर दूसरा इंसान आपको जानता हुआ। खैर छोड़ दीजिए इन बातों को, आप इधर आ जाइए। मातृभाषा, हाँ शौर्य सिंह कह रहे हैं ऐसे तो बंक भी नहीं मार पाते होंगे, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बंक में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है बेटा तुमको, किस दिन पकड़े गए ना अगर, फिर स्कूल नहीं जा पाओगे, होम स्कूलिंग होगी फिर। वैसे ऐसा तो हमने समझाया हुआ तुमको, कोई जरूरत तो पड़ेगी नहीं, वैसे इतना घूम लेते हो तुम, है ना। हाँ कुछ बच्चे हैं जो बंक मारने लग गए, बताओ, नहीं बंक हमने कभी नहीं मारा स्कूल में। देखिएगा मातृभाषा आधारित बहुभाषिता होती है, मातृभाषा के द्वारा वस्तुपरक विषयों को सीखना, सही है। क्या आप कंटेंट सीख रहे हैं लैंग्वेज से, आप क्या सीख रहे हैं, मान लीजिए हिंदी है आपकी मातृभाषा, उससे आप हिंदी में ही इतिहास पढ़ रहे हैं, सही बात है। बी ऑप्शन है शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं और बाद में कई भाषाएं सीख लेते हैं, इसी को मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। ये फिर
लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम हो जाएगा जो ए ऑप्शन है। लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिता है कि एक भाषा शुरुआत कर रहे हैं, बाद में कई भाषाएं सीख ले रहे हैं। फिर है शिक्षार्थी अपने राज्य की भाषा के माध्यम से बहुत सी भाषाएं सीखता है, ऐसा नहीं कि राज्य की भाषा से ही सीखेगा या विदेशी भाषा। तो बी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। आज के लिए आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। मैं जनरली तो ये कहती हूँ कि बड़ा खराब हो रहा है कि आप इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आज नहीं कर पाए, बट आज पहली बार यह शायद जब मैं ये कहूंगी कि हाँ क्वेश्चन सच में मुश्किल माने जाएंगे। तो एक बार इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इनको 2-3 बार रिवाइज भी करना है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, याद कीजिए स्टीफन क्रेशन को। कॉम्प्रिहेंसिबल, पता नहीं इंग्लिश पेडागोजी हिंदी में देने का क्या मतलब है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। स्टीफन क्रेशन, और ये पहली बार ही हो रहा है लगभग ऐसा, जो भी इनका नाम था। स्टीफन क्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने एक सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए थियरी दी है, जो मैंने बहुत साल पहले कराई थी यूट्यूब पे। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो भाषा शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में प्रस्तुत किए जाते हैं, निम्नलिखित में से क्या नहीं सम्मिलित करता है? यानी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में क्या नहीं आता है, बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा, जल्दी बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 41% लोग बी कह रहे हैं, मान लें। देखिएगा, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए निर्धारित पुस्तक, इसको थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं। बड़े आकार वाली पुस्तक, ये तो बिग बुक्स कहा जाता है इनको, है ना। कक्षा पुस्तकालय यानी पुस्तकें या कॉमिक, मीडिया सहायक सामग्री पत्रिकाएं, क्या कहना आप पसंद करेंगे, बताइए फटाफट से बताइए। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो भाषा शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में प्रस्तुत किए जाते हैं, ये स्टीफन क्रेशन वाला कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट नहीं है, मतलब है वही, लेकिन उनकी थियरी को प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे इन जनरल पूछा है, इसको सही कर लीजिएगा। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की हम बात कर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब है कि बच्चा समझने लग जाए, उसको धीरे धीरे एक लेवल अप आप इनपुट्स देते जाओ, जिससे वो सीख जाए यहाँ पे बोलना या पढ़ना या भाषा का प्रयोग करना। तो पाठ्य पुस्तक सिर्फ पूरा करने के लिए तो गलत है। बड़े आकार वाली पुस्तक यानी चित्रात्मक कहानियां, शिशु गीत, हाँ शुरुआत में फिर ये हम कर सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था की बात हो रही है। कक्षा पुस्तकालय, तो शुरुआत में डायरेक्ट पुस्तकालय नहीं भेजते। मीडिया सहायक सामग्री पत्रिकाएं वगैरह भी बड़ा बच्चा पढ़ पाएगा। प्रारंभिक अवस्था मैंने नहीं पढ़ा था, तो ये सही है। क्वेश्चन इन्होंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पूछा, बहुत घुमा के क्वेश्चन दिए हैं। बड़े आकार वाली पुस्तक यानी चित्रात्मक कहानियां, शिशु गीत वगैरह जो बच्चों के लिए होते हैं, और स्टोरी नहीं होती जो चित्रों के माध्यम से